नमस्कार मित्रों। कोरोना संकट को लेकर के देश में जो हालात बने हुए हैं, निश्चित रूप से उससे आप परेशान होंगे। न केवल व्यक्तिगत तौर पर भी, बल्कि एक प्रतियोगी छात्र होने के नाते सामूहिक वेदना भी अवश्य आपको प्रभावित कर रही होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसे आप फंसे हुए हैं, वैसे ही हम टीचर्स भी कहीं न कहीं फंसे हुए हैं। तो इन परिस्थितियों में हम क्या करें, क्या ना करें, बहुत सारी उहापोह और मुश्किलें आपके सामने होंगी। मैं भी कई सारी बातें मेरे भी मन में आती रहीं। यही वजह है कि आज हम आपसे इस विषय पर बात करना चाहेंगे कि ख़ास तौर पर ये जो समय है जिसमें ना आप घर से बाहर निकल पा रहे हैं, ना ही अपने कई परिवारजनों से मिल पा रहे हैं, इन हालात में आखिर प्रतियोगी छात्र क्या करें, इसी विषय को लेकर के मैंने आप तक पहुंचने की कोशिश की है। कई बातें हैं जिन्हें मैं करना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये बात करूं कि जो आप समय का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें, इसी को लेकर के मैंने एक छोटा सा विषय आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसे आप देख पा रहे होंगे कि लॉकडाउन और हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। इस पर हमारी बातचीत करने की मेरी जो इच्छा थी, वो मैं आपके बीच लेके आया हूँ। एक आध बातें और कि सत्यार्थ एजुकेशन पर लंबे समय के पश्चात ये जो वीडियो है वो आप तक पहुंच रहा है। इसकी दो वजहें थीं। एक तो मैं ऑफ़लाइन कोचिंग संस्थानों में बहुत ज़्यादा व्यस्तता रही मेरी, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ करने का समय प्राप्त नहीं हो पा रहा था। और निश्चित रूप से अब वो समय ऊपर वाले ने या ईश्वर ने खुद प्रदान कर दिया है। जिन परिस्थितियों ने उन्होंने स्वयं ये हालात उत्पन्न किए हैं कि अब आपसे बातचीत करना सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही संभव हो पा रहा है। दूसरी वजह ये भी थी कि मैं पूरी तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गायब नहीं था। विविध चैनलों पर आप मुझे देख पा रहे थे। ग्लोब एजुकेशन पर विशेष आरओ जैसी परीक्षाओं के लिए निबंध वगैरह को लेके मेरे कई सारे वीडियो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं और पसंद किए जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मैंने बहुत से आप मुझे जो है मॉक पैनल्स का भी हिस्सा मैं रहा हूँ, तो आप उसको लेकर के भी देख पा रहे होंगे। बातचीत देखा होगा आपने मेरी बातचीत और भी प्रतियोगी छात्रों से। तो चंद्रेश सर की जहाँ तक ऑनलाइन उपस्थिति की बात है, तो वो निरंतर किसी न किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू बनी रही। हाँ, सत्यार्थ पर अवश्य सामग्री नहीं पड़ रही थी, जिसका अभाव शीघ्र ही दूर होगा। तो चलिए, सबसे पहली बात ये कि मैं आपसे ये जो संदेश देना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का अर्थ ये नहीं है कि आपकी तैयारी का भी लॉकडाउन चल रहा है, बल्कि मैं चेतावनी भरे स्वर में आपको कहना चाहूँगा कि आप मिले हुए समय से कतई रिलैक्स ना हों। प्रतियोगी परीक्षाएं जो अपने शेड्यूल से टाली गई हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो असीमित समय के लिए, असीमित काल के लिए नहीं होंगी। निश्चित रूप से जब भी सामान्य परिस्थितियां होंगी, इन परीक्षाओं के होने की गति और अधिक तीव्र होगी। तो मैं आपसे ये जो सलाह देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी अपने मस्तिष्क में ये विचार न लाएं कि ये किसी किस्म का पिकनिक टाइम आपको मिल गया है, मनोरंजन का समय है। ये कोई ऐसा समय नहीं कि बचपन में लाइट जाने पर जो खुशी आप मनाते थे, वैसा ही आपको तालियां बजाने का अवसर नहीं प्राप्त है। वास्तव में इस समय तैयारी को आपको एक नई दिशा देने की आवश्यकता है। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि ये जो समय है, ये आपके लिए एक तरह से वरदान भी सिद्ध हो सकता है। कैसे सिद्ध हो सकता है? तो थोड़ी बहुत चीज़ें आप जैसे ही मेरे साथ देखेंगे और जानेंगे, और जब मैं आपसे बात करूँगा, तो आप समझ पाएंगे कि वास्तव में इस
समय का सदुपयोग किया जाना चाहिए। समस्या दो स्तरों पर है। कुछ नए प्रतियोगी छात्र हैं जिनकी तैयारी को समय दिए हुए 5 महीने, 6 महीने, साल भर हुआ है, 1.5 साल हुआ है। ऐसे लोगों को मैं कंपटीशन के क्षेत्र में नया ही मानता हूँ। ये अलग बात है कि ऐसे लोगों को सफलता की दर वही है और उतनी ही ज़्यादा संभावना होती है जितना कि पुराने छात्र या वरिष्ठ छात्रों को, बल्कि कुछ ज़्यादा ही होती है। तो कैटेगरी ज़रूर बटी हुई है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों लोगों को तक अप्रोच करने का तरीका अलग होता है, नए छात्र और पुराने छात्रों में। तो पहले मैं नए छात्रों से ही बात करूँगा। इस दौरान वे बिल्कुल अपनी तैयारी को नई दिशा, शार्पनेस दें, क्षमता प्रदान करें, उसे माजें, परिष्कार करें उसका। और दूसरी बात ये है कि जिन चीज़ों के लिए वे अपने आप को समय नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, वो समय अब उन्हें प्राप्त हो रहा है। तो मैंने कुछ बातें स्लाइड्स के तौर पे भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, आप उसको देखें। साथ साथ बात करना थोड़ा बिंदुवार उचित होता है। मैं ज़्यादा मुख्य परीक्षा की सामग्री के लिए और साक्षात्कार के चरणों में देखा और सुना जाता हूँ, आपके सहयोग के लिए जाना जाता हूँ, तो इसलिए स्वभावतः मैं आपसे बिंदुवार बातें करना पसंद करूँगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, चाहे वे नए लोग हों चाहे वे पुराने लोग हों, वह ये है कि आप अपने कमज़ोर पहलू पे काम करें। ये जो वक्त होता है, ये जो समय प्राप्त हुआ है, इसमें आप अपना जो वीकेस्ट एरिया है, जो कमज़ोर हिस्सा है, उस पे वर्क करें। क्यों? इसलिए क्योंकि मजबूत हिस्से पे हमेशा हम उसको जल्दी से तैयार कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, और जब परीक्षाओं का समय निकट होता है, परीक्षाओं की डेट होती है, टाइम होती है, तो हम प्रायः वरीयताओं का निर्धारण कर लेते हैं, प्रायोरिटीज सेलेक्ट कर लेते हैं, एरियाज सेलेक्ट कर लेते हैं, और ऐसी सलाह हम लोगों की होती भी है। ऐसा नहीं है कि ये आप अपने मन से करते हैं। ये सलाह अध्ययन और अध्यापन जगत से जुड़ा हुआ लगभग प्रत्येक शिक्षक और प्रत्येक विद्यार्थी, शुभचिंतक आपको देता है कि आप इन एरियाज पे फोकस करें। यूपीएससी फोकस करने का ही नाम है, या जो जिस स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं आप दे रहे हैं उस पर फोकस करने या सेलेक्ट करने का ही एग्ज़ाम होता है, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है और आपको पांडित्य नहीं, विशेषज्ञता नहीं, बल्कि आपको एक चयनित क्षेत्र की आवश्यकता है जिस पर कि आप अपना ध्यान केंद्रित करें। तो उन परिस्थितियों में क्या होता है, आपकी ऊर्जा व्यय होती है, आपकी क्षमता पे दबाव होता है। उससे क्या होता है कि आपके अंदर जो ग्रे एरियाज हैं, जो आपके अपने डार्क एरियाज हैं, जो वैक्यूम है, जिस पर सुधारने की, काम करने की ज़रूरत है, वहाँ आप काम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो यदि आप में थोड़ी भी कमजोरी है किसी पोर्शन को लेके, सामान्य अध्ययन का ही कोई खंड हो या आपके वैकल्पिक विषय के खंड हों, अगर कहीं कोई कमजोरी है तो उसके लिए निरंतर श्रम और समय की आवश्यकता होती है। तो होता क्या है कि आप उन्हीं कमजोरियों के साथ बार बार एग्ज़ाम में प्रवेश करते हैं, या अगर आपने टारगेट कर लिया है, प्रतियोगी परीक्षाओं का की प्रकृति ही ऐसी है कि जिस दिन फर्स्ट डे आप एंटर करते हैं उसी दिन आपके मन में ख्वाबों की वो दुनिया तैर जाती है। कलेक्टर साहब और ये मसूरी और ट्रेनिंग एकेडमी, लबासना, तमाम बातें या जो भी। तो फिर क्या होता है कि आप बिल्कुल से प्रोग्राम्ड हो जाते हैं कि जल्दी से ये चीज़ें कर लेनी है। तो पहला जो बिंदु है, जो पहला वाक्य है, वो ये है कि आप अपने कमज़ोर पहलुओं पे काम करें, जो छोड़ा जा रहा था, जिस पर काम नहीं हो पा रहा था, जिसे जल्दी में सेलेक्टिव हम हो जा रहे थे जिन जगहों पे, वहाँ पे थोड़ा सा वाइड कीजिए, ओपन कीजिए, उन एरियाज की पहचान कीजिए और बहुत पेशेंस के साथ आप उन पर काम कीजिए।
ये ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप में से बहुत से छात्र ऐसे हैं जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं या जिनकी अंग्रेजी भाषा पर पकड़ कमज़ोर है। वैसे छात्रों को मेरी सलाह है कि वैसे आप तुरंत जो है पका पकाया मटेरियल पढ़ने में विश्वास करते हैं, तो उस तरह के विद्यार्थियों के लिए, वैसे छात्रों को मैं कहूँगा कि ये समय है थोड़ा सा समाचार पत्रों से एकाध खबरें पढ़ने, उनका विश्लेषण करने, उनके अर्थ को समझने की कोशिश करें। ख़ास तौर पे अगर आप महानगरी जो कोचिंग संस्थान हैं या किसी विशिष्ट ऐसे कोचिंग संस्थान से दूर हैं और तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं, तो वैसी स्थिति में आपको कुछ न कुछ थोड़ा बहुत समाचार पत्रों को पढ़ के समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि इतने समय में जिस तरह के प्रतियोगी छात्रों से मेरा सामना हुआ, इंटरव्यूज वगैरह लेने के दौरान भी, मॉक्स लेने के दौरान भी, और जो जिन छात्रों से स्वयं मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी की क्षमता कम से कम इतनी अवश्य है कि वो अंग्रेजी भाषा की सामग्री को पढ़ के समझ सकते हैं और अपने उत्तर लेखन में उपयोग करते हैं। बहुत बार ये शिकायत आती है विशेष तौर पे हिंदी माध्यम के छात्रों की कि उनके साथ पक्षपात हो रहा है, लगातार रिजल्ट गिर रहा है। ऐसी खबरें आप सुनते होंगे, इतने परसेंटेज हो रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि हिंदी माध्यम के छात्रों के चयन का अनुपात गिरा है, किंतु क्या इसका उत्तरदायित्व तो हम पर भी नहीं है। हमें भी अपने स्तर को उतना ही ऊंचा उठाना होगा। तो आज के इस वैश्वीकरण के युग में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, कम से कम आप अपनी भाषा को परिष्कृत करें। अंग्रेजी भाषा के, इंग्लिश लैंग्वेज के नॉलेज को भी इतना समुन्नत अवश्य करें कि आप उसमें प्रस्तुत सामग्री का अध्ययन कर सकें और इसके पश्चात उस सामग्री को उपयोग कर सके अपने उत्तर लेखन में, उस सामग्री का उपयोग कर सके। इतनी क्षमता तो आपको अवश्य विकसित करनी होगी, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे, सलेक्शन ले पाएंगे। अन्यथा आप ये मान के चलिए कि आपकी सफलता उतनी ही दूर है जितना कि भाषा के बारे में मामूली सी समझ भी ना होना। थोड़ा डराने वाली भाषा, लैंग्वेज या टोन मेरी अवश्य है, लेकिन फिर भी वास्तविकता यही है। तो इस पर भी काम करें। जो इंग्लिश लैंग्वेज के, इंग्लिश मीडियम के ही छात्र हैं, उनके लिए भी मैं जानता हूँ, मैं बहुत से छात्रों को जानता हूँ, विशेष तौर पे उत्तर भारतीय छात्र जो इंग्लिश मीडियम के हैं, उन छात्रों को भी न्यूज़पेपर पर पढ़ने का तरीका ना मालूम होने से सेकेंडरी रिसोर्सेज का ही वो भी प्रयोग करते हैं, पका पकाया, बना बनाया तैयार मटेरियल। इसका विशेष रूप से यूपीएससी की प्रकृति को देखते हुए फ़ायदा नहीं हो पाता है। दूसरा कि आपकी स्वयं की विश्लेषणात्मक क्षमता नहीं विकसित हो पाती, क्योंकि न्यूज़पेपर वास्तव में हमारा एंटीना है, रिसीवर है। बाहर से ज्ञान को, सामग्री को, नॉलेज को कंटेंट में लाने में इसका बहुत अहम योगदान है। और आज की हालात में, जिन परिस्थितियों में जब हम अपने घर में हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पालन करना है, उन परिस्थितियों में आज ये और ज़्यादा अहम हो गया है कि आप समाचार पत्र को ठीक से पढ़ें और समझें। मैं इस विषय पर आपसे लेके आऊँगा। मेरी योजना है कि मैं इस दौर में आपसे कुछ छोटी छोटी बातें शेयर करूं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें अक्सर काम में नहीं आती हैं। तो छोटी छोटी बातें क्या है, तो जैसे न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए और उसका तरीका क्या होना चाहिए, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जो पत्रिकाएं हैं, योजना, मैगजीन वगैरह, इन पर कैसे काम किया जाए, कैसे इनसे सामग्री का चयन किया जाए, कैसे संक्षिप्त नोट्स बनाए जाएं, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। आज मैं बस मोटी मोटी बातें आपसे बताना चाहता हूं कि आप इस पर भी काम करें, इन एरियाज पर सीखें।
तो और क्या हमें करना चाहिए, जिन पहलुओं पर हमें सोचने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आपको कि कुछ और चीज़ें भी ज़रूरी हैं आपकी तैयारी के लिए। जैसे सबसे पहली बात है कि हम गाइड्स पर, कोचिंग संस्थानों के नोट्स पर हैवीली डिपेंड हैं, मतलब बुरी तरह से हम निर्भर हैं। उससे ये है कि हमारी आत्मनिर्भरता विकसित नहीं हो पाती है कई बार। तो इस आत्मनिर्भरता को भी विकसित करने का समय आ गया है, अपने पाँव पर खड़े होने का। क्योंकि जब जल्दी होती है तो बहुत बार हम लोग भी ये सलाह नहीं दे पाते हैं। तो क्या करना है आपको, आप देख पा रहे हैं नोट्स पे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप एनसीईआरटी जैसी बेसिक पुस्तकों पर वापस जाएं, उनका अध्ययन करें, उन पुस्तकों को पढ़ें, उनके नोट्स बनाएं और उन अवधारणाओं को भी स्पष्ट करें जो छूट गई हैं। अपने नोट्स संक्षिप्त तैयार कीजिए। अपने नोट्स तैयार कीजिए संक्षिप्त, और उनको रिवाइज कीजिए, देखिए कहाँ क्या छूट रहा है। असॉल्व पेपर या यूपीएससी के पिछले प्रश्न पत्रों का विश्लेषण कीजिए। मैं कई बार सीधी सीधी कक्षाओं में भी ये बात कहता हूँ कि आप इधर उधर की सामग्री का अध्ययन न करें, या बहुत बार क्वेश्चंस के सेट होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, उनका आप अध्ययन न करें, या उस पर बहुत ज़्यादा समय व्यय करने की आवश्यकता नहीं है। और कई बार प्रश्नों को हल करने के बाद भी हम जिस चीज़ को सीखना होता वो नहीं सीख पाते हम। प्रश्न हल करने का क्या उद्देश्य है? क्या यूपीएससी, या अगर यूपीपीएससी ही हम ले लें, या किसी और स्टेट पीसीएस की ही बात करें, खास तौर तो हम देखेंगे कि सारी चीज़ें किसी प्रश्न से ही रिपीट नहीं होती। यूपीएससी तो बिल्कुल नहीं होता है। मैं थोड़ा उसी पर ध्यान केंद्रित करके बताना चाहूँगा। तो फिर देखना क्या है, समझना क्या है? हम ये जानना चाहते हैं कि किसी भी ज्ञान को कैसे ग्रहण किया जाए, यूपीएससी किन चीज़ों पर हमसे पूछना चाहता है, उसका क्या तरीका है, कहाँ हमसे सोचने की डिमांड करता है, थिंक करने की डिमांड करता है, उसके लिए यूपीएससी स्वयं ही बता सकती है। इसलिए आप पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण कीजिए, मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र का विश्लेषण कीजिए। नए छात्रों के बारे में मैं जानता हूं कि मेंस की तैयारी तो करते हैं वो, लेकिन मेंस एग्ज़ाम के प्रश्न पत्रों को उठाने की तकलीफ़ नहीं करते हैं। ऐसा लगता कोई भारी बोझ सा उन्हें बता दिया जा रहा, कोई गट्ठर डाला जा रहा है। कई बार बहुत सख्त शहरों में कहने के बाद भी काम नहीं होता है। आप लोग ये भी कहते हैं कि समय का अभाव है, वक्त नहीं मिल रहा है, ये नोट्स है, ये क्लास है। तो लीजिए, ये वक्त है आपके पास में, उसका प्रयोग कीजिए, विश्लेषण कीजिए कि आखिर में किसी चीज़ को पढ़ने पर हम किस चीज़ का संग्रहण करें, अपने दिमाग को कूड़ा भंडार बनाएं, या उन वस्तुओं का, उस ज्ञान को, उस सामग्री को सहेजें, उसको रिवाइज करें, उसको तैयार करें। ये आप तभी जान पाएंगे जब पिछले प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करेंगे। ये सलाह उन छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो किसी बड़े संस्थान से नहीं जुड़ पा रहे हैं, कोई आर्थिक अक्षमता है, कोई और समस्या है, समय का अभाव है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सेवाओं वगैरह में हैं, द्वितीय श्रेणी या और भी अन्य, और वो यूपीएससी की अध्ययन करना चाहते हैं। उनके लिए भी मेरी यह सलाह बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप देख पा रहे हैं कि पढ़ी गई सामग्री पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे आपको एक अंदाज़ा होगा कि सामग्री का अध्ययन किस प्रकार किया जाए। तो इसका अध्ययन आप कीजिए, उत्तर लेखन कीजिए, तकनीकी प्रयोग के माध्यम से मूल्यांकन कराइए। आंसर राइटिंग के बारे में बहुत सी बातें की जाती है। अक्सर आपका बहाना होता है कि हम आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं।
सर समय नहीं मिल पा रहा है, तो ये वक्त है, आप एस्से राइटिंग कीजिए, उत्तर लेखन कीजिए। और साथ ही जो भी आपसे सीनियर्स या गुरुजन जुड़े हुए हैं, आज के समय में स्मार्टफोन और तकनीकी के प्रयोग से अपने प्रश्नों का मूल्यांकन कराइए, अपनी कमजोरियों को जानिए, आलोचना कराइए, क्या समस्याएं हैं और उसको दूर करिए। इससे ज़्यादा बेहतर समय आपको नहीं मिलेगा। एक और बात जो मैं आपको बताऊं कि आप साक्षात्कार संबंधी पहलुओं पर भी थोड़ा काम करें। ख़ास तौर पे मुझे नहीं लगता कि ये लॉकडाउन जल्दी खुलने वाला है। ऐसा भी नहीं लगता कि परीक्षा निकट भविष्य में बहुत जल्दी होने वाली है। तो अगर थोड़ा वक्त आप निकाल पाएँ, अगर बिल्कुल ही आपको वक्त नहीं मिल रहा तो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा देखें कुछ बातें कि क्या साक्षात्कार संबंधी पहलू कौन से हैं। कई बार इंटरव्यूज वगैरह में आपकी कॉल होती है, बहुत से लोगों ने मुख्य परीक्षा दी भी होगी, उनके लिए भी आप इस समय थोड़ा काम कर लीजिए, ताकि कुछ पॉइंट्स आपको पता चले कि क्या छूटता है। जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है या तैयारी की है, मॉक दिए, उनको पता होता है कि कितना काम अचानक से आता है। तो आप कुछ ऐसी चीज़ों पर भी काम करें अगर थोड़ा समय आपके पास प्राप्त हो। तो मैं ये बात कुछ आपसे बताना चाह रहा था। अगर अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे भी होता है, कई विषयों पर, जैसे साहित्य जैसा विषय मेरा स्वयं विषय रहा है और इस पर मैं मदद भी करता हूँ लोगों की। साहित्य पर एक ऑनलाइन कक्षा संचालित करने का भी कार्यक्रम है, वो आप लोगों के सुझाव पर निर्भर है। तो ऐसे में जैसे हिंदी साहित्य जैसा विषय है, तो वहाँ पर मूल पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। कई बार टेक्स्ट बुक हम रीड नहीं करते हैं, जो तैयार मटेरियल है हम उसी का अध्ययन करते हैं। बहुत ये अलग बात है कि कई बार मूल सामग्री पढ़े बिना भी सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन ये वक्त है, उपन्यास पर जाइए, नाटकों पर जाइए, अध्ययन कीजिए, थोड़ा सा उससे क्षमताएं बढ़ती हैं। हर बार मूल सामग्री या मूल पुस्तक, उपन्यासों के, नाटकों के अध्ययन से आपकी अंक में वृद्धि ही होती है। ऐसी जो संकल्पना है हिंदी साहित्य जैसे ऑप्शनल में, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये भी एक समय है, इस पर भी आप काम कीजिए। तो और भी जिन बातों पर है उस पर मैं आपके साथ चर्चा करूँ।